चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी कितने तरह के होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग पढ़े थे कि बिजनेस क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है। ठीक है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़े थे और बिजनेस का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके थे। ठीक, तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को क्लासिफाई किया गया है कितने कैटेगरी में? तो नॉर्मली बिजनेस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एक को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री और दूसरा को बोलते हैं हम लोग कॉमर्स। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है। ठीक ना? तो देखिए, सबसे पहले इंडस्ट्री का बात करेंगे तो इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग, है ना। उद्योग का मतलब क्या है कि कोई भी रॉ मटेरियल आपके पास है तो उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में रेडी करना, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। ये किसका काम है? इंडस्ट्री का काम होता है कि अगर हमारे पास कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, तो उसको अगर हमको मान लेते हैं फर्नीचर बनाना है तो उसको इंडस्ट्री के अंडर में रखा गया है। तो इंडस्ट्री मीन्स, बोल रहा है इंडस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बिजनेस कंसर्न विद द प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोल रहा है कि इंडस्ट्री बिजनेस का वो पार्ट है जिसमें रॉ मटेरियल को या कोई भी मटेरियल को उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यूजफुल गुड्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री जो है वो तीन तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, और दूसरा को बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री, और थर्ड को बोलते हैं टर्सरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री में किस किस चीजों को रखा गया है वो सुनिएगा। प्राइमरी इंडस्ट्री जो है, एक होता है जेनेटिक और दूसरा होता है एक्सट्रैक्टिव। अब ये प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है कि जिसको आप, या प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स आर दोज एक्टिविटी थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द अदर इंडस्ट्री। बोल रहा मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज से अगर हम कोई भी रॉ मटेरियल को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको कहां प्रोवाइड कर रहे हैं? डायरेक्टली हम इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री बोलेंगे। जैसे नेचुरल रिसोर्स में आप देखिएगा कि कोयला हो गया, है ना, और खनिज पदार्थ जितने भी होंगे, पेट्रोलियम हो गए, ये सारा चीज आपका किस में आएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। ठीक, तो प्राइमरी इंडस्ट्री को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री और एक को बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन और कल्टीवेशन ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ऐसा इंडस्ट्री जिसको आप क्या करते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर देखिए कि एक इंसान जो है वो खेती कर रहा है, जैसे एग्रीकल्चर किसके अंडर में रखा जाएगा? जेनेटिक इंडस्ट्री में। ठीक है, और अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं किस चीज का, जैसे मुर्गी पालन कोई करता है, ठीक है, तो और अगर फॉरेस्ट का अगर मान लेते हैं काम कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको कौन से इंडस्ट्री में रखा गया है? जेनेटिक इंडस्ट्री में रखा गया है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। बोल रहा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रेफर टू दोज बिजनेस विच आर कंसर्न्ड और कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन और रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको आप नेचुरल रिसोर्सेज से इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे आपका हो गया जंगल, है ना, आपका हो गया जमीन के अंदर के चीज, कोयला, पेट्रोलियम, ऑयल, ठीक है, और फिशिंग, ये सारा चीज किसके अंडर में रखा गया है? ये रखा गया है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। प्राइमरी इंडस्ट्री को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक को जेनेटिक और दूसरा को एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्या आता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। बोल रहा है कि प्राइमरी इंडस्ट्री से जो आप रॉ मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स आप इस्तेमाल में ला रहे हैं उसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री रेफर टू दोज बिजनेस विच आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स।
मतलब ये बोल रहा है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री वैसे इंडस्ट्री को बोलेंगे जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में क्या कर रहे हैं हम लोग, कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो लेते हैं कि एक ग्वाला जो है दूध का प्रोडक्शन करता है, उसके लिए वो फिनिश्ड गुड्स कहलाएगा। लेकिन अगर वही किसी मिठाई के दुकान में वो दूध को बेचा जाएगा तो मिठाई के दुकान वाले के लिए वो रॉ मटेरियल कहलाएगा, और वो रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके वो मिठाई बनाएगा, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री रखेंगे। ठीक है। अब जैसे अब यहां पर सेकेंडरी इंडस्ट्री का अगर बात करेंगे तो सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरह का है। एक को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सेकेंड को बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, यानी कि कंस्ट्रक्शन करने का। बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कोई सामान का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या चीज का, शुगर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे आप सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री हो गया। ये सब क्या होता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री को इस्तेमाल में ला करके इसको दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, मतलब बोला जाता है वैल्यू एडेड। ठीक है। अगर आप ग्वाला से मिल्क लीजिएगा तो कितना रुपए किलो लीजिएगा, 60 रुपीज पर केजी लीजिएगा। और अगर वही मिठाई के दुकान में मिठाई खरीदने जाइएगा तो वही दूध से बना मिठाई 500 रुपीज पर केजी हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन यानी वैल्यू एडेड, जो आपको 60 रुपए किलो मिल रहा था अब वो कितना रुपए किलो मिल रहा है, 500 रुपीज पर केजी मिल रहा है। ठीक है। तो जितना भी ये चीज आप कर रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वाला आप कह सकते हैं कि ये प्राइमरी इंडस्ट्री था, और ये जो मिठाई बन गया वो कौन से इंडस्ट्री में आ गया, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ गया। ठीक है। चलिए उसके बाद अब जब सेकेंडरी इंडस्ट्री समझ में आ गया तो एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कौन सा इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करके, इसमें बहुत सारा मटेरियल्स यूज होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन जैसे पुल बनाना, ब्रिज बनाना, रोड बनाना, है ना, फ्लैट बनाना, डैम बनाना, तो ये सब में बहुत सारे मटेरियल, जैसे अगर हमको एक ब्रिज, जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक फ्लैट, एक इंडस्ट्री लगा हुआ है, ये फ्लैट बन रहा है। तो ये फ्लैट को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे आपको सीमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रॉड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ईंटा गिट्टी बालू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कहलाएगा। तो बोल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री रेफर टू दोज बिजनेसेस विच आर कंसर्न्ड विथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ, किस चीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग का हो रहा है, रोड का हो रहा है, ब्रिज का हो रहा है, एंड एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री बोलेंगे। ठीक है। आई होप इंडस्ट्री के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर आप सिंपल सी बात जानेंगे तो इंडस्ट्री पूछिएगा कि इंडस्ट्री कितने तरह के होते हैं, तो आपको बताना है कि इंडस्ट्री जो है वो मेनली होता 3 तरह का है। ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा को बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरा को बोलते हैं टर्सरी इंडस्ट्री। ठीक है। चलिए अब बताइएगा सर ये टर्सरी इंडस्ट्री क्या होता है। टर्सरी इंडस्ट्री जो आपको हेल्प करेगा, किस चीज में हेल्प करेगा, ये प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को दोनों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग कौन सा इंडस्ट्री बोलेंगे, टर्सरी इंडस्ट्री बोलेंगे। ठीक है। टर्सरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इंक्लूड दोज सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव, जितने भी बिजनेस होंगे, जैसे सपोर्ट सिस्टम की बात करें, सपोर्ट में आपको कौन सपोर्ट करेगा, जैसे बैंकिंग करेगा, फाइनेंस के सपोर्ट के लिए बैंक। अगर मान लेते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको भैया डर लगा हुआ है कि कहीं चोरी हो जाए, आग लग जाए, ऐसा सिचुएशन, तो इसके लिए इंश्योरेंस है। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, रखने का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वेयर हाउसिंग का फैसिलिटी देना होगा। आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन करने के बाद अब भाई हमको मार्केट में बेचना है, कस्टमर मेरा प्रोडक्ट के बारे में जानेगा कैसे, तो इसके लिए कौन आता है, एडवर्टाइजिंग आता है।
ठीक है, तो इसको हम लोग टर्सरी इंडस्ट्री बोलते हैं। ये पार्ट है नॉर्मली किसका, कॉमर्स का। ठीक है, तो बिजनेस को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री और दूसरे को बोलते हैं क्या, कॉमर्स। दूसरे को क्या बोलेंगे, कॉमर्स बोलेंगे। ठीक, अब यहां पर देखिए ये कॉमर्स होता क्या है। ठीक है, यानी कि जो टर्सरी इंडस्ट्री है उसी को आप बोल सकते हैं कि कॉमर्स होता है। बोल रहा है कॉमर्स रेफर टू दोज बिजनेस एक्टिविटी which are concerned with the exchange of goods and services and facilitation of, क्या चीज का, ट्रेड करता है। ट्रेड मतलब होता है व्यापार करना। ठीक है, और ये आपको बिजनेस को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और ये कॉमर्स आपको मदद करेगा। अभी हम लोग कॉमर्स के बारे में जानेंगे कि ये कॉमर्स आपको हेल्प क्या चीज करता है। तो नॉर्मली देखिए कॉमर्स जो है, अभी हम क्या बताए कि बिजनेस को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब सपोर्ट में क्या करेगा, जैसे मान लो कि आपको फाइनेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फाइनेंस का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन होता है, बैंकिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये आपको सपोर्ट करेगा। अब बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे कि बैंक में क्या करेगा, तो अगर आपके पास पैसा ज्यादा है या आप नहीं रख पा रहे हैं या उस पैसे को सेफ रखना चाहते हैं, तो वो कहां पे रखेंगे, आप बैंक में रखेंगे। अगर आपको फाइनेंस का दिक्कत हो रहा है तो फाइनेंस के लिए आप लोन अप्लाई कर सकते हैं बैंक के साथ। तो यहां पर जो हिंड्रेंस था, मतलब जो बिजनेस करने में हमको बाधा आता है, जो रुकावट आता है, उस रुकावट को ये दूर करने में क्या करता है, मदद करता है। अब यहां पर देखिए बैंकिंग हो गया। अगर आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है तो मार्केट में कस्टमर को मालूम होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आया हुआ है। तो कस्टमर को जानने के लिए आप क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। ये कौन करता है, ये कॉमर्स करता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया, तो अब ये जो प्लेस पे जाना पड़ता था मार्केटिंग के लिए कि आपको वहां पर जाना पड़ेगा तो वो प्रोडक्ट मिलेगा, अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब ऑनलाइन सिस्टम आ गया। आप देखिएगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सबसे आप घर बैठे बैठे प्रोडक्ट अपना सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। तो इसको दूर किया। उसके बाद जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को भी क्या किया, कॉमर्स खत्म किया। तो अब कॉमर्स का अगर हम बात करेंगे तो कॉमर्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, दो कैटेगरी में। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रेड और दूसरे को बोलते हैं हम लोग एक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, तो ये ट्रेड का मतलब ही होता है नॉर्मली क्या, व्यापार करना, बिजनेस करना। ट्रेड का मतलब क्या हुआ, व्यापार करना। तो अब यहां पर नॉर्मली इंसान जब बिजनेस करता है या व्यापार करता है तो उसको आप नॉर्मली दो तरह से देखिएगा। एक को हम लोग बोलते हैं इंटरनल ट्रेड और एक को बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड की अगर हम बात करें, इंटरनल का मतलब एक ही देश के अंदर, इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या हुआ, एक ही देश के अंदर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है इंटरनल ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। कहां, एक ही देश के अंदर में आप क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। और एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब आप अपने देश से बाहर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। यानी आप अपने देश में जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसको इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। और जो आप अपने देश के बाहर अलावा यानी कि दूसरे अदर कंट्रीज में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब इंटरनल ट्रेड की बात करिएगा तो यहां पर दो तरह का ट्रेड होता है। एक को हम लोग बोलते हैं होलसेल ट्रेड और एक को बोलते हैं रिटेल ट्रेड। अब ये होलसेल ट्रेड क्या है, मतलब बल्क में कोई भी प्रोडक्ट को क्या करेगा, बल्क में बेचेगा। मतलब अगर मान लेते हैं आपको एक गुड्डे का बिस्किट का पैकेट लेना है तो पैकेट आपको होलसेलर नहीं देगा, वो क्या करेगा, बोलेगा कि एक पेटी उठा के ले जाओ। ठीक है, तो वैसे ट्रेड को हम लोग क्या बोलेंगे, होलसेल ट्रेड बोलेंगे, होलसेलर व्यापारी बोलेंगे कि हम एक क्वांटिटी में नहीं देंगे आपको, जब भी देंगे तो हम बल्क में देंगे।
और एक होता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का मतलब हो गया आपको एक क्वांटिटी चाहिए, आपको एक मिलेगा, आपको दो क्वांटिटी चाहिए, आपको दो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेचेगा, 10 बेचेगा, 50 बेचेगा, ठीक है। उसको क्या करना है, डेली टू डेली ट्रेड करना है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेल ट्रेड। होलसेल का मतलब आपको बल्क में जो बिजनेस सामान आपको देगा उसको हम लोग बोलते हैं होलसेल। और अगर पीस वाइज पीस चाहिए तो वो कौन से बिजनेस के पास जाना पड़ेगा, आपको रिटेल ट्रेडर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसका, कि ये एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो कितने तरह के होंगे। एक्सटर्नल का मतलब अभी हम आपको क्या बताए, एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब क्या बताए आपको, एक्सटर्नल का मतलब बताए कि वैसा ट्रेड, वैसा बिजनेस जो एक देश से दूसरे देश में किया जाता है, अदर कंट्रीज में किए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब एक्सटर्नल ट्रेड ना ये भी तीन तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब दूसरे देश से अपने देश में सामान लाना, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। और एक होता है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, अपने देश से दूसरे देश में सामान को बेचना, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब दूसरे देश से अपना देश में सामान लाना, और एक्सपोर्ट का मतलब अपने देश से दूसरे देश में सामान को बेचना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। और एक होता है इंट्री पोर्ट। एक क्या होता है, इंट्री पोर्ट या इंटरपोर्ट इसको बोलते हैं। अब ये बताइए कि इंटरपोर्ट क्या होता है। इंटरपोर्ट का मतलब हो गया है किसी और देश से सामान को खरीदना और किसी और देश में बेचना। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को कभी पाकिस्तान के साथ बनेगा नहीं, पाकिस्तान के साथ इंडिया बिजनेस करेगा नहीं। मान लो कि पाकिस्तान के पास कोई प्रोडक्ट वैसा चाहिए जो इंडिया के पास ही है। जैसे मान लेते हैं अभी आटा का बड़ी दिक्कत चल रहा है, वहां पर इंडिया में प्रोडक्शन इसका ज्यादा हो रहा है, और इंडिया का ट्रेड जो है वो श्रीलंका से या अमेरिका से अच्छा जाता है। तो अब ये बताइए, तो अब ये पाकिस्तान किसको बोलेगा, किसको बोलेगा कि श्रीलंका भाई तुम हमको क्या करो ना कि इंडिया से आटा मंगा दो हम, क्योंकि इंडिया वाला तो डायरेक्ट हमको आटा देगा नहीं। तब उस सिचुएशन में क्या होगा कि इंडिया से आपका बिजनेस किसके साथ होगा, श्रीलंका के साथ होगा। यानी कि श्रीलंका वाला इंडिया के पास आएगा और यहां से आटा गेहूं खरीद के ले जाएगा, एक्सपोर्ट कर दिए। अब वो श्रीलंका वाला क्या करेगा, वो ले जाकर के पाकिस्तान को बेच देगा, ठीक है। या हम अमेरिका को बेचिए और अमेरिका वाला कहां ट्रांसफर कर देगा, पाकिस्तान कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डायरेक्ट आप परचेज सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में एक कंट्री दूसरा कंट्री और दूसरे कंट्री से आपका कहां जा रहा है, तीसरे कंट्री में जा रहा है, इसको बोलते हैं इंटरपोर्ट, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नॉर्मली यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए आप ध्यान दीजिए, अब समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि ट्रेड क्या होता है। अब एक होता है क्या, एक्सलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स में नॉर्मली जो आपको सपोर्ट सिस्टम आपको बताए वही एड टू ट्रेड या एक्सलरीज टू ट्रेड होता है। सपोर्ट सिस्टम आप इसको याद रखिएगा। नॉर्मली अगर हम याद करने का बात करेंगे किसको, सर्विस सेक्टर को, यानी एड टू ट्रेड को, तो BIT पिटवा। पिटवा का मतलब देखो, बी का मतलब हो गया बैंकिंग, बी का मतलब क्या है, बैंकिंग है। अब बताओ बैंकिंग आपको क्या सपोर्ट करेगा, फाइनेंस सपोर्ट करेगा। उसके बाद दूसरा आई, आई का मतलब होता है क्या, इंश्योरेंस। आई का मतलब क्या है, इंश्योरेंस। और टी, अगर इंश्योरेंस करा लिए आप अपने बिजनेस का, है ना, कि किसी भी तरह का कोई अनवांटेड एक्सीडेंट हो गया, ये एनी अदर हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। किस चीज में सपोर्ट करेगा, कि जो आपको रिस्क हो रहा है या जो आपको लॉस हो रहा है उसमें ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और टी, टी का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट। क्या होता है,
ट्रांसपोर्ट। अब प्रोडक्ट तो आप बना लिए, अब प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको मार्केट में सेल करना है। अगर मान लेते हैं रांची में आपने सामान बनाया और आपको प्रोडक्ट को बेचना है दिल्ली में, तो क्या करेंगे? या दिल्ली में कोई रॉ मटेरियल खरीदे और आपको चाहिए रांची में, तो दिल्ली में जाइए, खरीदिए और घर आ जाइए। ट्रांसपोर्टिंग से आपका सारा सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। अब बताइए, प्रोडक्ट जब बना लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? वेयर हाउसिंग करना होगा। वेयर हाउसिंग का मतलब गोदाम बनाना होगा। अगर आप प्रोडक्ट बनाए, रखने का जगह नहीं है, अब ये आपको कॉमर्स क्या करेगा कि भाई तुमको रखने का जगह नहीं है, कोई बात नहीं, हम गोदाम खोल दे रहे हैं, वेयर हाउसिंग कर दे रहे हैं। तो यहां पर टाइम का भी बचत हो जाता है कि एक ही समय में आप बहुत सारा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करके उसको आप रख सकते हैं। और इतना काम करिएगा तो फिर आप बताइए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको क्या करना होगा? एडवर्टीजमेंट करना होगा। इतना चीज हो गया, तो ये कहलाएगा क्या? ये कॉमर्स कहलाएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको बिटवा ध्यान में रखना है और समझ जाना है कि वही क्या है मेरा कॉमर्स का एड टू ट्रेड है। क्या है? एड टू ट्रेड है। अब इसी में देखो फर्स्ट क्या लिख रहा है? ट्रांसपोर्टेशन है, उसको हम सुटेबल कर दिए। बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टीजिंग है, और एक कम्युनिकेशन होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अगर हम बात करेंगे तो ये किस में आएगा? एडवर्टीजमेंट में ही आएगा। कि अगर कोई प्रोडक्ट हम बनाएं, जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई कंपनी है जो फेयर लवली बनाती है, ठीक है, फेयर हैंडसम बनाती है, तो लोग कैसे परचेज करता है? पहले वो देखिएगा कि आपको सोशल मीडिया पे या टेलीविजन पे उसका ऐड आता है कि 10 रुपया क्रीम ले लीजिए और गोरा हो जाइए, और गोरा हो भी जाता है आदमी। अब क्या करिए कि यहां पर प्रोडक्ट आपको मिला, ठीक है, आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिला? तो किसके थ्रू इंफॉर्मेशन मिला? एडवर्टाइजिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन मिला। ठीक है, तो समझ में आ गया यहां पर कि एक्सलरीज टू ट्रेड क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपका बिजनेस चल रहा है, क्या हो रहा है? बिजनेस चल रहा है, तो ये बिजनेस में अगर आपको प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया बिजनेस में, तो अगर ये बताइए कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो इससे बिजनेस को क्या फायदा होगा? अगर नॉर्मली मान लेते हैं कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस में अगर हमको 5 लाख 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो बताइए इससे बिजनेस को क्या फायदा होगा? अरे नॉट ओनली फॉर बिजनेस, बिजनेसी को सिर्फ फायदा नहीं होगा, बिजनेसमैन को भी फायदा होगा। कि अगर हमारे बिजनेस में फायदा होता है तो उस फायदा का रोल बिजनेस में, उसका इंपॉर्टेंस बिजनेस में क्या होता है? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है एक, ठीक है। तो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो तुमको देखो सबसे पहले तो ये सोचिएगा ना, हमको क्या मिल गया? रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। आप बिजनेस किए और बिजनेस में आपने रिस्क लिया, है ना। अगर आप रिस्क नहीं लीजिएगा तो आप बिजनेस कभी नहीं कर सकते हैं। जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस बता रहे थे तो उस समय देखिए आपको बताए होंगे कि बिजनेस में रिस्क होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है। बिना रिस्क के बिजनेस नहीं किया जा सकता है। रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता है। तो जब बिजनेस में हमको फायदा होगा तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि जो रिस्क लिए, जो जोखिम लिए, उसका हमको रिवॉर्ड के रूप में क्या मिला? प्रॉफिट मिला। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग बिजनेस रिस्क एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट। अगर सपोज करो एक नया बिजनेस हमने सेटअप किया और उस बिजनेस में हमने 3 लाख रुपया लगाया। कितना पैसा लगाया? 3 लाख रुपया लगाया। और जब जैसे ही साल का अंत में हम अपना कलेक्शन देखे तो हमारे बिजनेस में टोटल पैसा 8 लाख रुपया था। बताओ हमको कितना फायदा हुआ? तो हम बोलेंगे सर 5 लाख का फायदा हो गया। अब ये बताओ 3 लाख लगा करके हम बिजनेस में कितना फायदा कमा लिए? 5 लाख कमा लिए। तो हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा कि नहीं आएगा? मोटिवेशन ऑटोमेटिक है कि आएगा। तो सबसे पहले यहां पर हो गया कि भाई रिस्क के बीच में हमको रिवॉर्ड के रूप में वो चीज मिल गया। उसके बाद फिर जैसे ही हम 3 लाख लगाए थे, अब हमारे बिजनेस में 8 लाख दिखने लगा। बिजनेस को अगर हमको और बड़ा करना है तो और बड़ा करने के लिए अब हमको घर से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। वही पैसा जो अब 8 लाख हो चुका है बिजनेस में, वही हमारा एक क्या बन जाएगा? सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाएगा। तो ये बोल रहा है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस।
प्रॉफिट प्रोवाइड फंड फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस ग्रोथ। मान लेते हैं कि अभी जो हम लोग ये क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो नॉर्मली आप 2-4 साल पहले या 1-2 महीना 3 महीना पहले ही हम लोग व्हाइट बोर्ड पे ही क्लास लेते थे। ठीक है, अब व्हाइट बोर्ड आपको 2-3 हजार में मिलता, तो हम लोग बोले चलो भाई ये तो बिजनेस हम लोग शुरू किए, 1 लाख रुपया लगा करके हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया। आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स के वजह से, ठीक है, अच्छा खासा कलेक्शन भी आया हम लोग के पास। तो वो जब कलेक्शन आया तो हम उस पैसे को क्या किए, हम वो पैसा को घर नहीं ले गए, हम बोल रहे कि इस बिजनेस को और बेहतर कैसे किया जा सकता है ना, इस सर्विस को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो हम लोगों ने कहा कि अब व्हाइट बोर्ड को हटा दो, इसके जगह पे एक अच्छा सा स्मार्ट बोर्ड लगा दो, कैमरा लगा दो, बच्चा लोग को ऑनलाइन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करो ऑफलाइन के साथ साथ। तो ये जब हम प्रोवाइड किए तो ये मेरा बिजनेस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब बताइए जो भी हमारे पास प्रॉफिट का पैसा आया या कलेक्शन का पैसा आया, उसको हम लोग घर में नहीं ले गए, उसको क्या कर दिए, यहीं पे लगा दिए। तो ये लगा दिए, अगर मेरे पास पैसा नहीं होता या कलेक्शन आपका नहीं आता तो ये सारा पैसा हमको कहां से लगाना पड़ता, घर से लगाना पड़ता। लेकिन हम लोग क्या किए, यहीं से ये पैसा लगाए। यानी कि जब प्रॉफिट होगा तो आपको फंड का दिक्कत नहीं होगा बिजनेस में। यानी कि कोई भी आप बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यही प्रॉफिट आपको क्या करेगा, मदद करेगा। तब ठीक है, तो यहां पर सोर्स ऑफ फंड का जनरेशन होता है। उसके बाद जैसे ही ये प्रॉफिट होगा तो हमारे अंदर में जो काम करने का एबिलिटी था, रिवॉर्ड के रूप में प्रॉफिट मिला, रिस्क जो लिए उसके रूप में हमको प्रॉफिट मिला, तो हमको मोटिवेशन मिला। और जब मोटिवेशन मिला तो देखो आज संडे का दिन है, फिर भी हम आकर के आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। तो यहां क्या हो कि अगर हम इसमें और बेहतर करेंगे तो मेरा बिजनेस और ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि भाई हमारे अंदर में जो काम करने का एबिलिटी था लेकिन मालूम नहीं था कि हम इतना काम कर सकते हैं। तो इससे वर्क इफिशियंसी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हमको बिजनेस में बार बार लॉस होगा तो उस बिजनेस को हमको करने का मन करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर बिजनेस में हमने सोचा था कि इस साल लग रहा है कि हम 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट कमा गए 1,50,000 रुपया, तो यहां पर क्या हो गया, जितना सोचे थे उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा लिए। तो अब तो हमको ऑटोमेटिक है कि मोटिवेशन मिलेगा। तो यहां पर जो मोटिवेशन मिला तो हमको काम करने का एबिलिटी भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये प्रॉफिट क्या करता है, आपका काम करने का एबिलिटी को बढ़ा देता है। बोल रहा है कि हायर प्रॉफिट इंडिकेट इफिशियंट मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज है, रिसोर्स मतलब ये जरूरी नहीं है कि रिसोर्स का मतलब सामान ही, रिसोर्स हम भी एक रिसोर्स है। ठीक है, जैसे मैन पावर एक रिसोर्स होता है। कोई भी चीज का जब आप प्रोडक्शन करिएगा तो 4 फैक्टर होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चारों चीज को मिलकर के कोई चीज का प्रोडक्शन किया जाता है। तो रिसोर्स हो गया कि हमारे पास जो रिसोर्सेज था उस रिसोर्सेज का हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब इतना बात हो जाएगा तो अब ये बताइए कि जब हम नया नया बिजनेस किए थे 3 लाख रुपया लगा करके, तो हमको बार बार डर लगा हुआ रहता था कि पता नहीं मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मार्केट में सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लेते अच्छा मैनेजमेंट रहा, अच्छा टीम हमारे पास रहा, तो हम ये काम को अच्छे तरीके से करेंगे, तो रिवॉर्ड के रूप में हमको प्रॉफिट होगा, बिजनेस ग्रोथ करेगा। और जब बिजनेस ग्रोथ करेगा तो इसका मतलब यह है कि जब प्रॉफिट हुआ तो हम बोल सकते हैं कि हमारा बिजनेस अब सरवाइव कर गया, अब हमको पैसे की जरूरत नहीं है। मतलब पैसा का तो जरूरत हर आदमी को है, लेकिन और हमको घर से कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर जब प्रॉफिट होगा तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, सरवाइव कर जाएगा, है ना, मार्केट में आ जाएगा। आपको जब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बता रहे थे तो वहां पर आपको बताए थे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में बताए थे कि सबसे पहले उसका उद्देश्य होता है कि हमारा बिजनेस मार्केट में जम जाए। जमना का मतलब हो गया कि सरवाइव कर जाए, क्योंकि कंपटीशन का दुनिया है और ये कंपटीशन का दुनिया में आप मार्केट से बेहतर नहीं करिएगा तो आपको मार्केट से आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब प्रॉफिट होगा तो यहां ऑटोमेटिक है कि हमारा बिजनेस क्या करेगा, सरवाइव कर जाएगा। और जब ये बिजनेस सरवाइव करेगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारा बिजनेस का और ग्रोथ होगा, है ना। उसके बाद हम किसको अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ, हम अट्रैक्ट करेंगे अपने इन्वेस्टर को।
कैसे अट्रैक्ट करेंगे कि ये देखो मेरा बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ है, आप भी पैसा इन्वेस्टमेंट करो और मेरे कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदार बन जाओ, मेरे फर्म के प्रॉफिट में हिस्सेदार बन जाओ। तो ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है किसको, इन्वेस्टर को। देखते हो कभी कभी जब नया दुकान खुलता है, ठीक है, और बहुत सारा डेकोरेशन किया हुआ रहता है, तो पब्लिक कस्टमर जो सामने से गुजरता है तो देखता है कि अरे लगता है ये नया दुकान खुला हुआ है, तो पब्लिक वहां पर जाता है, देखता है किस चीज का दुकान खुला हुआ है। उसी तरीका से जब आपका बिजनेस अधिक प्रॉफिट कमाएगा तो आपके जो इन्वेस्टर होंगे या जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते होंगे वो लोग भी आपके बिजनेस के तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और आपके बिजनेस के इन्वेस्टमेंट में मदद करेंगे आपको। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस अट्रैक्ट करता है मोर इन्वेस्टर एंड कैन रेज मोर कैपिटल इजिली। अगर हमको और बड़ा बिजनेस करना है तो हमको कैपिटल के लिए, पूंजी के लिए हमको सोचना नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टर हमको पैसा दे देगा। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जब प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिक है कि बिजनेस का ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो डिफरेंट आपको ब्रांच ओपन करना होगा, और जब ब्रांच ओपन करेंगे तो वहां पर हमको एम्प्लॉई का जरूरत पड़ेगा, वर्कर का जरूरत पड़ेगा। तो यहां से क्या जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट हो गया तो आपका लाइफ स्टाइल, बोल रहे हैं ना कि अब ये सब चीज हो गया, तो आपका रहने खाने पीने और सारा चीज का तरीका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपका इंप्रूव होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब प्रॉफिट होगा तो अगर मान लेते बिजनेस जब स्टार्ट करिएगा उस समय रहने और खाने पीने का तरीका अलग होगा। जैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट होने लगेगा, ठीक है, जैसे आप देखिए सबसे बड़ा बिजनेसमैन अभी इंडिया का बोला जाए तो मुकेश अंबानी है। उनका फादर का अगर बात करें धीरू भाई अंबानी का, तो धीरू भाई अंबानी क्या करते थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचते थे, है ना, 20 रुपया 30 रुपया पेट्रोल का पैसा मिलता था। सोचो उनका ग्रोथ वहां से हुआ और आज इंडिया का देखा जाए तो टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट में नंबर 1 रैंकिंग आता है उनका, है ना। तो अब ये बताइए उस समय धीरू भाई अंबानी का लाइफ स्टाइल और उसके बाद का लाइफ स्टाइल आप देख सकते हैं। अच्छा, उनका देख करके उनके बेटा को देखिए, धीरू भाई मुकेश अंबानी को देखिए, मुकेश अंबानी का बाल बच्चा को देखिए, यहां पर क्या हो गया, उन लोग का लाइफ स्टाइल ही अलग हो गया, है ना। तो जब ये बिजनेस में अगर आपको फायदा होने लगेगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका लाइफ स्टाइल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट हुआ तो भैया पैसा कमाए, अब 1 करोड़ रुपया पैकेट में लेके घूम रहे हैं, तब आदमी क्या करेगा, आपको रिस्पेक्ट के नजर से देखेगा, फलाना बिजनेसमैन है ना। तो यहां पर लूटेगा नहीं, ठीक है। मान लेते हैं आप जैसे ही इतना पैसा लेकर जाइएगा तो फॉर्च्यूनर में घूमिएगा, 10 गो गार्ड पीछे पीछे चलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोसाइटी से क्या मिलेगा, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, सामाजिक उद्देश्य भी, यानी कि समाज के प्रति भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। और जब समाज को लेके चलिएगा, मान लेते हैं एक बिजनेसमैन बन गए और पहुंच गए, बड़ा आदमी पैसा लेकर के बैग में घर गांव, अब वहां पर गए कोई आदमी, भैया पैसा चाहिए, लो 50,000 रुपया ले लो, तो उसके नजर में आपका इज्जत बढ़ेगा कि नहीं, उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। तो ये सब बिजनेस में प्रॉफिट होने से जब बोलते हैं कि अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन गए तो आपको ये सारा चीज, या बोल सकते हैं कि आपके बिजनेस में डे टू डे अगर प्रॉफिट होता है तो आपको इतना सारा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। आई होप ये पहला चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ जिसमें हम क्या आपको पढ़ाए, पहला आपको पढ़ाए, अब एकदम एक तरफ से देखिएगा और इसको, यानी पहला लेक्चर जो नहीं देखे होंगे पहला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें आपको बताए थे कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या है ना, उसमें बताए थे टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, उसके बाद बताए थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का कौन कौन सा टाइप, तो टाइप बताए थे बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। ये तीनों के बारे में, तीनों का डिस्कशन किया हुआ था, डिफरेंस के बारे में कि ये तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, बिजनेस करने का फायदा क्या है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, और बिजनेस करने से यानी कि प्रॉफिट रोल जो भी होगा, ये आज का लेक्चर हो गया। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया फिनिश, ठीक है। अगला क्लास से यानी कि जो सेकेंड चैप्टर होगा हम लोग का, वो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्लासिफिकेशन, नॉर्मली
जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पढ़ाएंगे, पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ाएंगे, आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ाएंगे, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस है, ये हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सारे बिजनेस